अब कोई 5 महीने रह गए हैं सिर्फ, और दुनिया अब बड़ी संजीदगी से, तमाम दुनिया इस बात पे गौर कर रही है, और ख़ुद अमेरिका में अभी डिस्कशन शुरू हो गया है कि अगर जो है वो आगे निकल गए प्रेसिडेंट बाइडेन, 5 महीने रह गए हैं सिर्फ अमेरिका के इलेक्शन में तकरीबन, तो अगर बाइडेन आगे निकल गए तो क्या होगा, और अगर ट्रंप आगे निकल गए, जो कि बहुत सारे जो फंड रेजिंग हो रही है उसमें ट्रंप ज़्यादा फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। बाइडेन आगे निकल गए तो क्या होगा, और ट्रंप आगे निकल गए तो क्या होगा। 27 जून को, यानी 1 माह से भी कम अरसा है, जब पहला मुबाहिसा होगा ट्रंप और प्रेसिडेंट बाइडेन के दरमियान, और वो CNN जो है उसको अरेंज कर रहा है। और दूसरा जो मुबाहिसा है, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी, वो होगी 10 सितंबर को। तो उससे पहले जो बिल्डअप हो रहा है, जाहिर है कि 1 या 2 दौरे प्रेसिडेंट बाइडेन के जो हैं वो यूरोप के हैं, और बाकी जो इश्यूज़ हैं, मामलात सारे, वो इतनी तेज़ी के साथ अब किसी हतमी यानी हतमी तरफ दुनिया पहुंचने की कोशिश कर रही है, इलेक्शन से पहले ही, उसके बाद इसी दौरान जो है वो ईरान का इलेक्शन है, इंडिया के इलेक्शन के नताइज आने हैं, और जो है वो बरतानिया का इलेक्शन होना है। तो बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं ख़ित्ते में, दुनिया में। तो हम अब जाहिर है कि जो भी डिस्कस कर रहे हैं हमारे यहाँ, हमारे अकाबरीन सोच समझ के ही कर रहे होंगे, लेकिन बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि ये वो टॉपिक्स नहीं है जिन पे हमें डिस्कस करना चाहिए इस वक्त। हमारे इश्यूज़ कुछ और हैं, और उसमें अगर ये देखें कि ये जो अमेरिका के अंदर जो फंड, अभी सिर्फ पोल्स को भी अब छोड़ दें, लेकिन जो फंड रेजिंग्स हो रही हैं वो फंड रेजिंग में, और अभी तक जो है देखें ये नहीं पता कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ तो कैमिला हैरिस ही हैं, उनकी गालिबन जो वाइस प्रेसिडेंट, वो अनपॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो तो नज़र ही नहीं आई इस पूरे अरसे में। और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनके साथ कौन होगा बतौर नायब सदर, क्या निकी हेली आएंगी, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकन एम्बेसडर भी रही हैं, और कुछ अर्से पहले वो विड्रॉ कर गई थी ट्रंप जब आगे निकल गए थे रिपब्लिकन कैंडिडेट के तौर पे, तो वो पीछे हट गई थी, उनको हटना पड़ा था। लेकिन जो तो ये अभी वाज़ेह होना है। अच्छा, निकी हेली जो है वो इसराइल का उन्होंने एक दौरा किया है, और निकी हेली के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है इस वक्त। निकी हेली जो है, इनके जो पेरेंट्स हैं वो अमृतसर, जो कि भारतीय पंजाब, वहाँ से चले गए थे हिजरत करके 60 की दिहाई में कनाडा, और कनाडा से फिर वो अमेरिका आ गए थे, और वहाँ निकी हेली जो है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी ज़्यादातर। लेकिन निकी हेली जो है वो जो हैं अब वो उन्होंने इसराइल का दौरा किया, और इसराइल के दौरे के दौरान उन्होंने एक मिज़ाइल जो कि गज़ा पे जिसने आने वाले दिनों में गिरना है, तो उसके ऊपर उन्होंने अपने पेन से लिखा है, या जो भी मार्कर या जो भी उनको पेंट दिया गया, उसमें उन्होंने तहरीर किया है कि जी जो कि उनका ये पैगाम भी चल रहा है हर तरफ, और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है फिनिश देम, ठीक है, और उन्होंने लिखा है फिनिश देम, इन्हें ख़त्म कर दो, और अमेरिका लव्स इसराइल। और फिर इसको उन्होंने अपने जो उनका अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, उसके ऊपर भी इस मैसेज को उनकी टीम ने जो है वो डाला है एक्स पे, जिस पे पूरी दुनिया में बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। और ये उनका अगर हम दिखा सकें, उनकी टीम का जो मैसेज है, फिनिश देम, अमेरिका लव्स इसराइल ऑलवेज। अब अमेरिका में बड़ी कंडेमनेशन हो रही है इसकी, वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन इंक्लूडिंग अमेरिका, और उसमें ये बात हो रही है कि भाई ये क्या मैसेज है। और मैं यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है, इनकी फैमिली चूँकि इंडिया से गई थी, अब ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए हो सकता है ट्रंप के साथ ये चली जाएं, अभी तक वाज़ेह नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ 6 स्लाइड दिखाऊँ कि हिंदुस्तान टाइम्स इस पर क्या कह रहा है। निकी हेली ब्लास्टेड फॉर राइटिंग फिनिश देम ऑन इजरायली शेल आफ्टर रफा मैसेकर, डिपोर्ट हर बैक टू इंडिया। अच्छा, और ये उसके बाद टाइम मैगजीन कह रहा है एनीवन हु साइंस अ बॉम्ब इज अ सोशियोपैथ, क्रिटिक्स स्लैम निकी हेलीज इजराइल मिसाइल स्टंट। मतलब एक
लोगों को मुतासर करने के लिए भी दुनिया में होता है ना कि वो तवज्जो हासिल करो, तो एक बॉम्ब के ऊपर उन्होंने लिखा फिनिश देम, सबको ख़त्म कर दो। अच्छा, ये जो सारी सूरत हाल है, अब ये एक अजीब तरफ चली गई है जिसके बारे में तमाम दुनिया को उम्मीद थी कि ये किसी मुज़ाकरात के नतीजे में कोई जंग बंदी होगी, कोई मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन हुआ ये है कि पिछले 24-48 घंटों में जो है वो बिल्कुल एक पुरस्रार सी खामोशी छाई हुई है। मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं रफ़ा में, और तमाम गज़ा में ही, लेकिन रफ़ा में दोबारा जो है वो, और जो इसमें एक बात बड़ी अहम है वो ये है कि एक मुआहदा पेश हुआ गालिबन दरमियान में किसी जगह पर, इसराइल की तरफ से ये मीडिएटर्स को, इजिप्ट को और कतर को और अमेरिकन से बात हुई कि जी हम दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने को तैयार हैं, लेकिन ये है कि मुज़ाकरात में हमें जो है वो मतलब मुकम्मल जंगबंदी नहीं, आर्जी जंगबंदी, मतलब गोल मोल करके ऐसी बात जिसमें कोई अब इस वक्त संजीदा नहीं ले रहा उसको। और फिर साथ ही जो है उनकी वॉर का कैबिनेट ने उसको कहा कि नहीं जी ये भी नहीं होना चाहिए और हम तो बिल्कुल इसको हतमी मराहल तक लेके जाएंगे वगैरह वगैरह। अच्छा, इस पे जो है आज वो दो तहकीकाती रिपोर्ट्स आज शाये हुई हैं और दोनों जो हैं वो परेशान कुन हैं। और एक तो CNN ने तहकीकाती रिपोर्ट शाये की है, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, वो कह रहे हैं कि US मेड munitions used in Delhi strike on Rafah tent camp। ये CNN के एनालिसिस में ये बात जो है ये सामने आई है। और इसी किस्म का जो एक दूसरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है वो शायद गार्डियन ने भी की, लेकिन CNN की जो ये रिपोर्ट है ये एक परेशान कुन रिपोर्ट है। अच्छा, इसमें वो ये कह रहे हैं कि जी जो मिसाइल्स इसमें इस्तेमाल हुए, अब ये बड़ी एक परेशान कुन बात है कि ये जो स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स हैं SDB, तो या जिनको GBU-39 भी कहा जाता है, बोइंग इनको तैयार करता है। अच्छा, ये बड़े प्रिसीजन बॉम्ब, प्रिसीजन मिसाइल्स हैं। अगर हम इसको देखें ना, बोइंग के SDP जो हैं स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स, ये बड़े प्रिसीजन, बहुत ज़्यादा, ये 250 पाउंड के हैं, बहुत वज़न नहीं है इनका, बड़े प्रिसीजन। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि जी इनको गुंजान आबाद इलाके में आप यूज़ ना करें, क्योंकि वहाँ पर अभी भी इसके ये यूज़ किया है इसराइल ने, वहाँ पर जो ज़िंदा जले हैं बच्चे और ख़वातीन और जो टेंट पिघल गए हैं और ये सारा। तो ये जो अब CNN ने फिर इसके ऊपर पूरा लिखा है कि जी इसका फेलियर रेट कैसे है, क्या इसको जान के ये यूज़ हुए हैं वहाँ पे, या इसको अनजाने में जो इसराइल कह रहा है कि हमसे गलती हो गई है वो प्रिसीजन मिसाइल। लेकिन अमेरिका ये इनका कहना है कि हम जब इसको यूज़ करते हैं तो प्रिसीजन मिसाइल्स हैं, मतलब इतना बड़ा फेलियर नहीं होता, ठीक है ना, एक्सपेंसिव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अच्छी मिसाइल। अभी कैसे हुआ है ये वो बताएंगे नेतन्याहू, अगर उनसे कोई पूछेगा। आज शायद आज या कल किसी वक्त अल्जीरिया की जो उन्होंने ड्राफ्ट पेश किया हुआ है वो सिक्योरिटी काउंसिल में पेश होगा, लेकिन अभी तक नहीं पता कि अमेरिका उसको वीटो करता है नहीं करता। सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश होती है सीज़ फायर की, तो 9 वोट चाहिए होते हैं 15 में से, और ये चाहिए होता है कि कोई वीटो ना करे, P5 में से कोई वीटो ना करे, परमानेंट 5, और बाकी जो मुल्क हैं 10 उनमें से कोई 9 उसकी हिमायत करें। 12 तो वो आज पेश होता है, कल वो अल्जीरिया को अभी यकीन नहीं, उसको पुश किया जा रहा है कि जल्दी वो पेश हो, लेकिन करारदाद सीज़ फायर की, लेकिन ये कि वो अभी तक जो है वो पेश नहीं हो पा रही। अच्छा, इसमें जो अभी सूरत हाल जो बिगड़ रही है, तो इस सूरत हाल में एक जो क्राइसिस बड़ा खड़ा हो रहा है इस वक्त, जो खड़ा होता नज़र आ रहा है वो इजिप्ट के साथ खड़ा होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो उन्होंने, उनके जो ऑफिशियल्स ने आज ऐलान किया है कि जी जो 75% बफर जोन है जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नाम से गज़ा और मिस्र के दरमियान है, ये जो गज़ा और मिस्र के दरमियान एक पट्टी है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिलाडेल्फी कॉरिडोर। और ये जो है ये बिल्कुल कोस्ट, जो मेडिटेरियन का कोस्ट है वहाँ से इसको शुरू करें तो फिर ये जो है ये रफ़ा क्रॉसिंग को अबूर करता हुआ ये करम शुलोन तक आ जाता है नीचे। बिल्कुल आप समझें कि यानी जहाँ तक मतलब इजिप्ट और गज़ा के दरमियान एक इलाका जो कि बफर जोन है, चंद मीटर्स का है, लेकिन ये जो इलाका है ये पहले 2005 में यहाँ से इसराइल की फ़ौज विड्रॉ कर गई थी 2005 में,
और ये हुआ था उसके बाद कि इसमें कुछ हिस्सा जो है फ़लस्तीनी अथॉरिटी, जो फ़लस्तीन की साइड है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी, और जो इजिप्ट की साइड है वो इजिप्ट के पास आ गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का जब इनखला हो गया तो ज़ाहिर है हमास वहाँ पे आ गई। अब जनाब इसराइल कह रहा है कि हमने इसके बफर जोन के 75% हिस्से पर हमने कब्ज़ा कर लिया है। अच्छा, 75% हिस्से पे हमने कब्ज़ा कर लिया है। ये वो इलाका है जो कि मिस्र का इलाका था, इजिप्ट मुआहदे के तहत जो है ये इजिप्ट के पास होना था, और हमने 75% यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है। और साथ ही उनके तरफ से आज ये कहा गया है कि इस साल तो जंगबंदी नहीं है, इस साल तो जंग चलती रहेगी। यानी अगले आप समझें कि 6-7 महीने ये जंग चलती रहेगी, जो गज़ा में जाहिरियत है और कत्ल आम ही चलता रहेगा। और यहाँ पर मैं टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट कर रहा हूँ कि वॉर वोंट एंड दिस ईयर, इसराइल होल्ड्स 75% ऑफ गज़ा इजिप्ट बॉर्डर जोन। इसके बारे में इजिप्ट बहुत ज़्यादा संजीदा है इसके ऊपर, और इसके ऊपर तलखी भी है, क्योंकि ये जो इलाका है इसको मिस्र अपना इलाका कंसिडर करता है, और ये तय हो चुका हुआ है 2005 के मुआहदे के तहत कि ये जो है ये मिस्र के पास रहेगा। अब बफर जोन में इसराइल के आने का मतलब ये है कि इसराइल जो है वो आ गया है गज़ा और मिस्र के दरमियान। यानी ये जो बफर जोन है, ये बफर का जो इलाका है, ये इसके एक तरफ गज़ा है, एक तरफ मिस्र है, दरमियान में बफर जोन, यानी आप समझेंगे नो मैन लैंड, ठीक है ना, कोई वहाँ पे नहीं था। और जब एड भी जाती थी तो इस तरह से एक जगह रुकते थे, वो थोड़ा सा, या जो आप समझें कि जो ट्रक्स वगैरह हैं वो एक जगह रुके, फिर वो वॉक किया, वो ख़ास गाड़ियाँ गईं और क्रॉस करके वो यहाँ गज़ा तक जो लोग गए उनको अंदाज़ा है इस जगह का कि वो इस तरह से, मतलब, और फिर वहाँ से लोग आते थे। अगर पेशेंट्स को भी लाना है तो एक जगह तक वो गए, फिर बफर जोन में उनको ख़ास किस्म के गाड़ियों में या एम्बुलेंसेज में उनको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किया। मतलब यहाँ क्रॉसिंग करना जो है ना वो एक उसके लिए ख़ास परमिट्स और बड़ी सख्त सिक्योरिटी। अब इस तरह से इसको समझें कि इसराइल ये कह रहा है कि हम गज़ा और मिस्र के दरमियान इसराइल आ गए, यानी अब इसका मतलब है कि रफ़ा क्रॉसिंग बाकी सारे पे अगर इसराइल आ गया 75% पे, तो बाकी 25% पे भी आ जाएगा, तो अब मिस्र और गज़ा के दरमियान में इसराइल होगा। तो ये अब एक ऐसा मामला हो गया जो कि मैं नहीं जानता कि ये किसी जंग की सूरत में आगे बढ़ेगा, झड़पें होंगी, मज़ीद क्या होगा।